अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि हम जो है आज B1 जो है इटालियन लैंग्वेज का लेवल वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी अगर बैकवर्ड ले जाऊँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इस चैनल पे जो है A0 से लेकर A2 तक जो है कोर्सेज़ इटालियन लैंग्वेज के जो लेवल हैं उनके कोर्सेज़ करवाएं, वो अपलोडेड हैं। अगर कोई बंदा ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहा है या वो नया है इस चैनल पे तो वो मेरे चैनल पे जाए, होम पेज पे, और वहाँ पे जाके जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और वहाँ पे मैंने जो है डिवाइड किए हुए हैं कोर्सेज़ प्लेलिस्ट में, ठीक है, A0 से लेकर A2 तक। अगर बैकवर्ड जाया जाए तो हमने जो लास्ट जो कोर्स किया वो हम कर रहे थे A2 जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो A2 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि A2 कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो यहाँ इटली में रहकर जो है कार्ता दी सोजोर्नो लेना चाहते हैं, यानी कि परमेसो दी सोजोर्नो जो लुंगो पीरियड होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि उन्होंने जो है A2 का एग्ज़ाम पास करना होता है। तो जो लोग लॉन्ग जो है टर्म कि परमेसो लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो A2 तक जो है कोर्स लाजमी करें और उसके बाद एग्ज़ाम एक देना होता है, उनके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, फिर वो जो है कार्ता दी सोजोर्नो ले सकते हैं। B1 की बात की जाए तो B1 जो है इटालियन लैंग्वेज का जो है इंटरमीडिएट लेवल है, आई मीन A2 से एडवांस लेवल है ये। इसमें आप काफ़ी हद तक जो है नई चीज़ें बहुत सारी सीखने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने वाले हैं। आप इसको इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हैं, तो कह नहीं सकते बल्कि है, ठीक है। तो B1 एक तो ये है कि आपकी जो है लेवल को इन्हेंस करने के लिए, एडवांस लेवल की तरफ बढ़ने के लिए ये कोर्स है। दूसरे नंबर पे B1 जो है ये नेशनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है इस लेवल को करना, क्योंकि जिसके पास B1 की सर्टिफिकेशन होगी वही जो है नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ इटली में, ठीक है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप B1 लाजमी करें नेशनैलिटी के लिए। उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि जो नेशनैलिटी लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप वैसे इटालियन को सीखना चाह रहे हैं एडवांस लेवल पे तो लेवल्स आप जितने मर्ज़ी करें, ये तो बस एक सीरीज़ चलती रहेगी। लेकिन मेरा काम था कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी आपको देना कि B1 लेवल के बाद ही जो है आप नेशनैलिटी ले सकते हैं, इसका सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही, ठीक है। तो बाकायदा हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। होप सो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दी होगी। तो बाकायदा जो है अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम देखेंगे जो है इल कंडीशनले प्रेजेंटे, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कंडीशनल जो टेंस है उसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो 2-3 लेक्चर आने जा रहे हैं उसमें इसी टेंस का इस्तेमाल होगा, तो मैंने सोचा कि इसको पहले एक्सप्लेन कर लिया जाए कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। कंडीशनले प्रेजेंटे ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सबसे पहले इसकी फॉर्मिंग देख लेते हैं जी, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। उसके बाद इस पे भी आएंगे कि ये कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, ठीक है, और कैसे यूज़ होता है, ठीक है। पहले इसकी फॉर्मिंग देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये इस टेंस को बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। अब चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये B1 जो है इंटरमीडिएट लेवल है, तो डेफिनेटली ये श्योर है कि ये लेवल जो है एडवांस लेवल है, ये थोड़ा टफ़ होने जा रहा है। अब ये वही सीख पाएंगे जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। जिनके पास एक्सक्यूज़ेस हैं शायद उनको ये टफ़ थोड़ा लगे, और है भी टफ़ है भी, ये नहीं मैं कहता कि टफ़ नहीं है, टफ़ है, लेकिन ये है कि आप इसको भी फोकस होके करेंगे तो आप जो है समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, il condizionale regolare, ठीक है। La costruzione del condizionale presente è simile a quella del futuro ed è molto semplice, si aggiungono all'infinito di le desinenze, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि जो condizionale presente है ये simile यानी कि सिमिलर है कुल del futuro। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने फ्यूचर टेंस भी जो है आपको बनाना सिखाया था, ठीक है। वो कहते हैं कि ये इसका बनाने का तरीका जो है ना ये थोड़ा सा सिमिलर लगता है
फ्यूचर टेंस के साथ, यानी कि जब आप इस टेंस में बोलते हैं तो ये थोड़ा सिमिलर लगता है फ्यूचर टेंस के साथ, यानी कि आपको लगता है कि फ्यूचर में बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो फ्यूचर में बात नहीं हो रही होती, वो प्रेजेंट में बात हो रही होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है pero attenzione, यानी कि पे अटेंशन, अल प्रीमो ग्रुपो, जो ये फर्स्ट ग्रुप है, यानी कि ये परलारे वाला ग्रुप की बात कर रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है जी फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। ये वर्बों का 3 ग्रुप है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी cambia la vocale a con la vocale e, ठीक है। अब ये फर्स्ट ग्रुप है, परलारे लफ्ज़ है, ठीक है। परलारे में आ आया है, तो वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें आ है उसको आपने एक्सचेंज करना है ए के साथ, यानी कि ई को ए कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में, तो उसको आपने एक्सचेंज करना है ए के साथ, कॉम्युनल फ्यूचरो सैम्पलिश फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की तरह, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इजीली समझा देता हूँ उसको कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि आपने हमारे पास जो है इटालियन लैंग्वेज में 3 किस्म की वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जिनका एंड जो है 3 टाइप से होता है। एक का ईरे, जिस तरह ये मैंने हाईलाइट किया, ईरे, एरे और आरे, ठीक है। ये 3 जो है किस्म की हमारे पास वर्ब होती है इटालियन लैंग्वेज में, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं होती, ये 3 ही होती हैं, ठीक है, जिनका एंड या आरे से हो रहा होगा, या एरे से हो रहा होगा, या ईरे से हो रहा होगा। अब वो कह रहे हैं कि इस टेंस में जो है, इस कंडीशनल रेगुलर में जो है, जो आपने ये करना है कि जिन वर्ब्स का एंड जो है आरे से ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये देखें ना, आरे, परलारे के एंड पे आरे आ रहा है, ठीक है, जिनका एंड जो है आरे से हो रहा है उनमें जो ए आता है, यानी कि आरे इस आ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो आ आता है उसको आपने एक्सचेंज करना है ए के साथ, यानी कि ई के साथ, जिसको हम इटालियन इंग्लिश में ई कहते हैं और इटालियन में ए कहते हैं। मैं इसको इटालियन में ही बोलूँगा, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ई को ए और ए को आ कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुने, ठीक है। अब जो वो कह रहे हैं कि जो आरे है, जो वो वर्ब्स जिनका एंड आरे से होता है, उसमें आने वाला आ जो है उसको आपने एक्सचेंज करना है ए के साथ, सॉरी, ठीक है। जिस तरह अब ये परलारे लफ्ज़ था, मैं इसको थोड़ा के साफ करता हूँ, ठीक है। ये परलारे वर्ब है, ठीक है, नीचे उसने चेंज किया है ए के साथ, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ए के साथ उसने एक्सचेंज किया आ को, ठीक है, और बाकी जो है डेजिनेंस से जो है उसने ऐड किए हैं, ठीक है। डेजिनेंस ईओ के साथ ऐड होता है ई, ठीक है, तो उसने जो है यहाँ तक उसने वैसे ही वर्ब लिखी और एंड पे ई डाल दिया, लेकिन उसने आ को एक्सचेंज किया ए के साथ, ठीक है, और बाकियों में सिंपली आपने डेजिनेंस से ही ऐड करने हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ईओ के साथ आपने जो डेजिनेंस ऐड करना है वो है ई, तू के साथ आपने ऐड करना है स्ती, लुई लई के साथ आपने बे, नोई के साथ मो, वोई के साथ सेते, लोरों के साथ बेरो, ठीक है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन यह है कि आप इसको गौर से बस देखें और बार बार इस वीडियो को देखें अगर आपको समझ रहा है, ठीक है। तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि ये देखें, जिस तरह डेजिनेंस से एंड पे ऐड हो रहे हैं, ईओ के साथ ई, तू के साथ स्ती, लुई ले के साथ बे, नोई के साथ अम्मो, वोई के साथ सेत, बेरो, ठीक है, ये ऐड हो रहे हैं। बाकी उसने वर्ब जो है बाकी वैसी की वैसी उसने वर्ब की फॉर्म लिखी है, लेकिन साथ में ये ऐड हुआ है, लेकिन चेंजिंग यहाँ पे भी आई है आ के साथ, उसने आ की जगह ए लगा दिया सारे जो है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि आ को आपने एक्सचेंज करना है ए के साथ। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, लेजर वर्ब है, लेजर, इसको आपने कट कर देना है ऊपर ई के साथ, और वही जो है आपने ऐड करना है उसी तरह जिस तरह पहले ऐड करते थे, मतलब वही डेजिनेंस से आपने यू के साथ ई, तू के साथ थी और लुई, इसी तरह जो है आपने सारा आगे ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी वर्ब वैसी की वैसी आपने लिख के एंड वाला जो है ई आपने कैंसिल कर लेना है, और उसके साथ जो है डेजिनेंस से आपने ऐड करने। होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। उसके बाद आगे देखते हैं जी, ये तो था रेगुलर फॉर्म में इसको कैसे जो है आपने चेंज करना है। अब देखते हैं इर्रेगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये चंद जो है 4 वर्बें हैं
जो कि इर्रेगुलर फॉर्म में है, इन पे वो वाला कुलिया अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए आपने इनको माइंड में रख लेना है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपने माइंड में रखना है। इसमें ये है कि आपको ये माइंड में रखने पड़ेंगे, इनका कोई कुलिया ख़ास नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको माइंड में बैठा सकते हैं, ठीक है। ये 4 ही हैं, उसके अलावा बाकी सारी वर्बों में वो कुलिया अप्लाई होता है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया। अब देख लेते हैं जी, ये जो है इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। uso del condizionale, ये इस्तेमाल कहाँ होता है। Il condizionale si usa per esprimere qualcosa che non si sa se accadrà perché dipende dal verificarsi di alcune condizioni in particolare esprime। उसने कहा कि इसके लिए जो है कोई ख़ास जो है डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक लेकिन पर्टिकुलर जो है जो एक्सप्रेशन है उस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए उसने ये जो है 4 जो है उसने जो है डेफिनेशन दी हुई है, मतलब इस सिचुएशन में जो है ये वर्ब यूज़ हो सकते हैं। un desiderio un intenzione, ठीक है। desiderio मतलब कोई ख्वाहिश हो आपकी, ठीक है, तब आप इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई डिज़ायर हो आपकी, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल के तौर में mi piacerebbe continuare a studiare, mi piacerebbe मैं चाहूँगा, continuare जारी रखना, studiare पढ़ना, ठीक है। अब मैं चाहूँगा, ठीक है, ये एक डेज़िडेरियो है, ये एक ख्वाहिश है, ठीक है। उस सिचुएशन में भी आप ये वर्ब जो है इस जो है कंडीशनल प्रेजेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दुबियो, जब आपको कोई डाउट हो, डाउट किस सूरत में भी आप इसको कंडीशनल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि io prenderei questo appartamento ma non lo so, मैं चाहूँगा ये अपार्टमेंट लेना, ma non lo so, लेकिन मुझे नहीं मालूम, ठीक है। इसमें भी जो है डाउट है, एंड पे वो कह रहा है ma non lo so, मुझे मालूम नहीं, ठीक है, ये डाउट है इसमें, मतलब डाउट पे भी इस्तेमाल जो है आप इसको कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे una possibilità un opinione, यानी कि एक पॉसिबिलिटी पे या कोई आपने जो है ओपिनियन देना है या कोई पॉसिबिलिटी है, उस सूरत में भी आप जो है इस वर्ब का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल प्रेजेंट का, इस टेंस का। जैसे कि domani potremmo andare tutti al mare, कल हम सब जा सकते हैं जो है बीच पे, हमारे बीच पे, ठीक है। अब इसमें एक जो है पॉसिबिलिटी है, मतलब वो कंफर्म नहीं कह रहा, पॉसिबिलिटी है या ओपिनियन है, ठीक है। दोनों सूरत में वो कह रहे हैं कि कल हम जा सकते हैं बीच पे, लेकिन श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ओपिनियन है। तो इस सूरत में भी इस्तेमाल हो सकता है। और एंड पे जो है una richiesta gentile, मतलब कि आप कोई रिक्वेस्ट किसी को करें किसी चीज़ के हवाले से, लेकिन विद काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस के साथ अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के हवाले से, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो तब भी ये इस्तेमाल होता है, तब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल vorrei un caffè, इसका मतलब है मैं काफ़े लेना चाहूँगा, per favore brae मेहरबानी, vorrei un caffè, मैं काफ़े लेना चाहूँगा, per favore brae मेहरबानी। अब देखिए यहाँ पे मतलब जो जुमला इस्तेमाल हुआ है, जो लफ्ज़ों का चुनाव हुआ, मैं काफ़े लेना चाहूँगा, कितना अच्छा लगता है। इसके बजाय अगर आप ये कहें कि मुझे काफ़े चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, इटालियन में इसको कहते हैं फोर्ते हो जाता है, मतलब डायरेक्टली आप उसको बोल रहे हैं। लेकिन उसके बजाय अगर आप कहें vorrei un caffè, यानी कि मैं काफ़े लेना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा जो है काइंडनेस में आता है, थोड़ा स्वीटनेस में आता है। तो इस लिहाज से भी ये जो है कंडीशनल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया और होप्स हो कि आपको समझ भी आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इसको समझने में, तो हम जो है हमारे नेक्स्ट 3-4 जो लेक्चर होंगे वो इसी कंडीशनल प्रेजेंट के मतलब ही हम जो है डायलॉग्स पढ़ने होंगे, जो स्टोरीज़ पढ़ने होंगे। तो होप्स हो कि आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। तो
आज का लेक्चर जो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, खूब से काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।